हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशंस और जो भी कुछ भी पढ़ा था हमने देखा था। तो वहाँ तक आपने देखा था अभी इससे पहले कि आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी देखा था। फिर आपने देखा था कि कैसे आप एसिड को प्रिपेयर करते, मैंने बहुत सारे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियोस को फॉलो करें और पुराने वीडियोस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप एसिड की बात करें तो आप प्रिपरेशन भी देख चुके हो, प्रॉपर्टीज़ भी देख चुके हो, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख चुके हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी देख चुके हो, इंडिकेटर भी देख चुके हो। अब हम लोग को आना है नेक्स्ट कंडीशन पर, मतलब आप चैप्टर का 33% ख़त्म कर चुके हो। हम लोग नेक्स्ट 33% पे आते हैं, दैट इज़ बेस। और हम लोग को यहाँ पर अब बेस पढ़ना है। अब जिस तरह आप एसिड पढ़े थे ठीक वही आपको ठीक उसी टेक्निक से आपको सिर्फ बेस पढ़ना है। और बेस में आपको पढ़ना है सबसे पहले आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर बेस को उसने कैसे एक्सप्लेन किया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके क्लासिफिकेशन से, फिर आगे हम लोग बाकी चीज़ों को ध्यान देंगे। तो बच्चों अभी आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ बेस। तो आप सब लोग हेडिंग डालोगे बेस। ठीक है, बेस में सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्हेनियस ने कहा था कि बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। मीन्स आर्हेनियस के बेस का कॉन्सेप्ट अलग है, तो हम लोग उसको सीधे कह सकते हैं कि आर्हेनियस बेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आर्हेनियस बेस is a substance which dissolve in water and liberate हाइड्रोक्सिल आयन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इनके कहने का मतलब ये है, कहने का कुल मतलब ये है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू चलते हो तो जैसे मान लो NaOH है, ठीक है। NaOH को हमने क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व किया। मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। कहने का यहाँ पर टोटल मतलब ये है। आप यहाँ पे इसको 2 कर दो, इसको आप यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे आप इसको 2 कर दो तो काम चल जाएगा। चाहे आप ऐसे रहने दो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये ऐसे ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। या आप इसको, अब ये यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ, जैसे मान लो आपने लिया Na2O, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करो तो क्या बनेगा, NaOH। और इसी NaOH को आप क्या लिख सकते हो, Na प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में। मतलब कि ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस बेस बोलते हैं। मतलब आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है बेस के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर मान लो आपने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये बन जाएगा Ca2 प्लस और साथ साथ आपका बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसको हम लोग आर्हेनियस बेस कहते हैं। बेसिकली अगर आप बेस के डेफिनेशन की तरफ जाते हो कि बेस कहते किसको हैं, तो हम बता रहे हैं कि बेस किसको कहते हैं, वो केमिकल कंपाउंड जिसको एसिड में डिसॉल्व करने के बाद, एसिड में मिक्स करने के बाद सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन हो, उसी को हम लोग बेस कहते हैं। मीन्स बेस इज अ केमिकल कंपाउंड विच डिसॉल्व्स या विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज बेस, उसी को हम लोग बेस बोलेंगे।
तो आप वो भी डेफिनेशन लिख लोगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि बेस इज अ केमिकल कंपाउंड which dissolve या which react with acid to form salt and वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस का आप ये डेफिनेशन हमेशा याद रखोगे। और बेसिकली आपको बता दूं कि जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि उस रिएक्शन को हम लोग, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसका एग्जाम्पल नोट डाउन करोगे। इतना नोट कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि आर्हेनियस बेस किसको कहते हैं और फिर एक्चुअल बेस का डेफिनेशन है क्या। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बेस, तो बेस इज अ केमिकल कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन आर नोन एज बेस। तो आप ये भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तो कह सकते हो कि द केमिकल कंपाउंड which dissolve in water and liberate hydroxyl ion। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन, आर नोन एज बेस। इसको क्या बोलते हैं, आर नोन एज बेस। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। बात समझ में आ रही है। कुछ बेस का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो बेस का, तो आपको सामने मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ऐसे अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो KOH। इसको लिख सकते हो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। ऐसे आप लिख सकते हो NH4OH। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा नेम भी। उसके बाद अगर और भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या वो लिखा हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और भी लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप लिखो कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो आप लिख सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड। और लिखना है, लिख लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हमने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे आपको बहुत सारे और भी बेसिस मिलेंगे। इतने तो मैंने बस एग्जाम्पल लिखा है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि कैसे आप रिएक्शंस को नोट डाउन करोगे। चलो नोट डाउन करो। तो हो गया बच्चे, इतना नोट डाउन किया। अब आपको डेफिनेशन मिल गया बेस के। सबसे पहला डेफिनेशन क्या मिला आर्हेनियस का, कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो तो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बेस। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि बेस वो केमिकल कंपाउंड है जिसको आप एसिड में जब मिक्स करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन होता है। तो जो पहला वाला डेफिनेशन था उससे एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आपको एग्जाम्पल बताना है कि कैसे बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन होता है। तो देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास बेसेस हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसेस के नाम लिख लेते हैं, फिर एसिड के साथ रिएक्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस लिखते हैं जो आपको नोन है, दैट इज NaOH। ठीक है। फिर लिख लेते हैं KOH। फिर लिखते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है। फिर लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है।
फिर लिख लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, NH4OH, ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख लो, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाम लिख लीजिए सबका, क्योंकि अभी तो आपको धीरे धीरे तैयार होगा, तो आप सबसे पहले नेम को हमेशा याद रखने के लिए सबसे पहले आप उसको रिएक्शंस में नाम लिखते रहोगे। और एक चीज़ बता दें कि जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर रिएक्शन कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, जो भी कंपाउंड होना चाहिए वो एक्वस होना चाहिए, दैट इज़ वेट। अब आपके पास ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किस में होगा, एक्वस में होगा। ये क्या है, इसको लिखोगे आप कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, लिखोगे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। फिर आपके पास होगा कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड, लिखोगे आप इसको, ठीक है। ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ में आ रही है। ये भी कैसा होगा, एक्वस ही होगा, कैसा होगा, एक्वस होगा। फिर ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ में आ रही है। अब इनका रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, एसिड के साथ। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें, सबके साथ आप रिएक्शन कराओगे तो आप यहाँ पर एक एक प्लस के साइन में डालो, इधर आपको एसिड लिखना है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, तो मैं क्या बताया था, क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। अब यहाँ पर हम एसिड के नाम लिखने देंगे, क्योंकि आपने एसिड में बहुत सारे हमने एसिड का नाम लिखा था, आप वहाँ से देख लेना, दैट इज़ वेरी इजी पार्ट। यहाँ पर हमने लिख दिया तो लिख दो आप इसको नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो H2SO4, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो, चलो HCl लिख लेते हैं, एक्वस हो गया। इसको आप लिख लो HNO3, लिख लिया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आप लिख लो HCl, ठीक है। अब इन एसिड्स का रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्या फॉर्म होना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए करेस्पॉन्डिंग, और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर NaOH का रिएक्शन जब HCl के साथ कराएंगे तो ये H और ये OH एक साथ मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या फॉर्म कर जाएंगे, वाटर। बचेगा क्या, Na और Cl, तो आप यहाँ लिख दोगे NaCl। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर KOH है, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है ये भी एक सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट। साथ में और क्या बनना है, वाटर बनना है, नोट डाउन कीजिए। फिर ये है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसका रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। ये आपको लैब में मिलेगा, और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसको आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्युमिनियम नाइट्रेट, जो जाएगा AlNO3 होल थ्राइस। क्या इसको पढ़ोगे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है। इसका रिएक्शन होगा तो और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये भी आपको लैब में मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, और ये फॉर्म करेगा साथ साथ H2। तो इस तरह से
जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो बेस का ये भी एक डेफिनेशन है कि द सच केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज बेस, एंड दिस रिएक्शन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया था, वो आपको केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस में आपको देखना होगा। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों वो तो आपके पास एग्जाम्पल था किसका, बेस का। जब एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट और वाटर का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि एक बेस का एक पर्टिकुलर एक क्लास है और दैट क्लास इज कॉल्ड एल्कली। उसी को क्या बोलते हैं, एल्कलीज। अब ये क्या है, बेस में ही से ही एल्कली निकल के आता है। मतलब वो वाले बेस जो वाटर में सॉल्युबल हों और हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करें, फर्निश मतलब लिबरेट करें, बाहर निकालें, दैट पर्टिकुलर बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। लेकिन कुछ और बेसिस हैं जो बेस तो हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मीन्स दैट इज ओनली अ बेस बट नॉट एल्कलीज। आप ये भी कह सकते हो कि जो भी एल्कली होंगे वो बेस भी होंगे, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि सारे के सारे बेस एल्कली हों। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि उन बेसिस में से कुछ ही ऐसे बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करते हैं, तो ऐसे वाले बेस को आप एल्कली बोलते हो। लेकिन और भी बेसिस वहाँ पर अवेलेबल हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट नहीं करते हैं, दैट नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्पेशल क्लास दैट इज कॉल्ड एल्कली। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज एल्कली। तो अभी आपके पास मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ एल्कली के लिए। तो आप हेड डालोगे एल्कलीज, ठीक है। क्या लिखोगे, सच बेसिस विच इज soluble in water and furnishes hydroxyl ion are known as एल्कली। उसको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। तो बात समझ में आ रही है? बट सम ऑफ द बेसिस आर insoluble in water, that is they are not considered as alkalis। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या निकलता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिड बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इट मीन्स दैट क्या निकलता है बात, ऑल alkalis are bases but all the bases are not alkalis। बात सुन आ रही है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एल्कली किसको कहते हैं। अब बात आती है कि कुछ एग्जाम्पल आप बताइए जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हों कुछ बेस, और कुछ वाटर में इनसॉल्युबल हों। तो लिख लेते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली। और कुछ लिख लेते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, लिख लिया इतना। अब वाटर सॉल्युबल बेस में आप लिख सकते हो
Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और क्या लिख सकते हो, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे और क्या लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप लिख सकते हो। अगर आप वाटर इनसॉल्युबल में आते हो तो वाटर इनसॉल्युबल में आप क्या लिख सकते हो, क्यूपरिक ऑक्साइड या कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, आप ऐसे लिख सकते हो, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड आप लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हो, कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड, कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, चाहो तो लिख सकते हो Ag2O, सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड, नोट डाउन कीजिए। हो गया बच्चों। अब हम लोगों को देखना है कि जो भी एल्कली है उनका आयोनेशन होता क्या है, मींस आयोनेशन ऑफ एल्कली। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आयोनेशन ऑफ एल्कली इन द वाटर देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एल्कली इन वाटर। सबसे पहले बता दूं कि अगर मैं आपकी स्टेज पे होता, मैं भी क्लास 10 में पढ़ के आया हूँ और मैं इस फेज़ में था, तो मैं तो ये जानने की कोशिश करता ही था और आप भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब मैंने इससे पहले बेसिस के जो एग्जांपल्स दिए थे स्टार्टिंग में, वहाँ पर हमने उसको तोड़ के Na+OH- लिखा था, K+OH- लिखा था, इस तरह से लिखा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो ऑलरेडी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मींस ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से टाइटली बाइंड होते हैं। फिर वाटर में जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अब क्लियर कर रहा हूँ कि जब आपको पता है कि जब भी कोई बेस वाटर में सॉल्युबल होता है तो सॉल्युबल होने के बाद वो एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करता है, जो कि वो OH- पॉजिटिव आयन से लिंक्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट बेस, और इस वजह से वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि द बेसिस which dissolve in water furnaces OH- ion which is linked with a positive ion by कौन से फोर्स से, by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स से वो लिंक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में जाने के बाद टूट जाता है क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। तो एज वी नो दैट द dielectric
constant of water is high due to which the force between them टूट जाता है। जैसे अगर आप NaOH की बात करो और इसको आप देखो तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। ऐसे अगर आप KOH को देखते हो तो KOH भी टूट जाता है। ऐसे अगर आप और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखोगे तो ये स्प्लिट कर जाते हैं बेसिस वाटर में जाने के। ये Ca2 प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस, ये 2 OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 OH था तो यहाँ पे हमने 2 H माइनस। तो इस तरह से कोई भी एल्कली वाटर में जाने के बाद क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा कि अभी तक आप क्या पढ़े थे। आप पढ़े हैं बेस, और बेस में पढ़ा है आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी कोई भी बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होने के बाद वो हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करेगा, उसको बेस कहते हैं। बेसिकली जो बेस का डेफिनेशन है वो क्या है कि बेस इज अ केमिकल कंपाउंड या अ केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट विद द बेस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज bases. And this type of reaction is basically in the term of double displacement reaction, and double displacement reaction में भी दो टाइप थे, precipitation reaction और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये वाला जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट है। मीन्स जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही पार्ट बनेगा। मैंने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे। फिर आपके सामने ये आया कि कैसे बेस में एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है जिसको हम लोग एल्कली कहते हैं, क्योंकि कुछ बेस ऐसे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, मीन्स दे आर वाटर इनसॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल बेस होंगे उन वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, और जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं दैट इज बेसिकली अनदर बेस। अब बात आती है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको भी लेक्चर में दिया है, आप उसको देखोगे तो आपको ध्यान रखेगा। तो आप लेक्चर्स को प्रॉपर देखो रिपीट करके। और साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि फिर आपके पास आता है एल्कली, क्योंकि जब भी आप बात करो कि कुछ बेस वाटर में जाके डिजॉल्व मतलब सॉल्युबल हो रहे हैं, कुछ इनसॉल्युबल हो रहे हैं, तो कुछ वाटर सॉल्युबल क्यों हो रहे हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल क्यों हो रहे हैं, तो कारण ये है कि वाटर सॉल्युबल वाले में जो बेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वीक पड़ जा रहा है एज कम्पेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर का वहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल हैं वहाँ पर वाटर के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज़्यादा उस बेस का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस वजह से वो इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। तो इस वजह से इस तरह से आप इस चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड करोगे। तो ये रहा आपके पास बेस। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेस क्या है, ऐसे हम लोग जिस तरह हम लोग एसिड में देखे थे।